वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का पेपर है 2 दिसंबर को यानी आज हुआ था। आज हम उसके बारे में संपूर्ण आंसर की यानी उसकी उत्तर कुंजी है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको टोटल प्रश्न पूछे गए थे वो 26 थे। साथ ही यहाँ पर जो पेजेस की संख्या दी गई थी वो टोटल 4 थी। साथ ही आपका जो समय था वो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय दिया गया था। और यहाँ पर इसके पूर्णांक की बात करें तो आपका 70 नंबर का पेपर था। कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है। हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर है। साथ ही इसका जो पेपर कोड है 1218 था। तो बच्चों पहले सवाल के अंदर आपको टोटल 11 अभ्यास पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। पहला सवाल है, जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग दे तो यह कथन किसका है? तो बच्चों ये नायक राम का कथन था। बिस्कोहर की माटी पाट में किस गांव का चित्रित वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर है बांगरकला गांव का। डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? तो वो मालवा को कहा गया है। देवसेना को जीवन के अंतिम समय में क्या मिला था? तो उसको वेदना मिली थी। ये दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक माना गया है? तो दीप व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। प्रेमधन की छाया समृति पाठ के लेखक है, उनका नाम क्या है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, समदिया कहानी में समदिया का अर्थ क्या होता है? तो समदिया का अर्थ होता है संवाद ले जाने वाला। नाटक का सबसे जरूरी व सशक्त माध्यम कौन सा है? तो वो आपको बताना है, वो है संवाद। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है? तो वो है कथानक। ऑप्शन नंबर सी। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम किसे माना गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा समाचार पत्र को। अगला है, समाचार लेखन के ककार होते हैं तो वो कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका पहला सवाल यहाँ पर हमें पूछा गया है कि काव्य का वह गुण जिसके कारण काव्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है, तो वो होता है प्रसाद गुण। कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा प्रसाद गुण। अगला है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को कहा जाता है, उनको काव्य दोष कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर काव्य दोष। अगला है, दोहा और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है, तो बच्चों वो बनती है कुंडलियां। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? कुंडलियां। अगली बात करें तो हरि गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? तो वो होती है 28। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां अलंकार होता है, तो वहां दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जब काव्य में कारण के होने पर ही कार्य ना होना पाया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा विशेषोक्ति अलंकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको एक गद्यांश दिया गया था जो बच्चों अपठित है यानी आपकी पाठ्यपुस्तक के बाहर से लिया गया था, जिसके अंदर आपको इसको पढ़ना था और 4 प्रश्न पूछे गए थे, उनका आपको आंसर करना था। तो पहला सवाल है, संस्कृति का विकास कैसे होता है? तो होगा यहाँ पर कि साहित्य एवं कला के माध्यम से संस्कृति का विकास होता है। नागरिकों का साहित्य एवं संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य होता है? तो उनका सम्मान और संरक्षित करना। साहित्य समाज में क्या योगदान करता है? तो यहाँ पर बात करें तो साहित्य समाज में मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है और आने वाली पीढ़ियों को नैतिक एवं सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र की पहचान क्या है? किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका साहित्य और उसकी संस्कृति को माना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया था जिसको आपको पढ़ना था और उसके बेस पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए उनका आपको आंसर करना था। बच्चों यहाँ पर एक पद्यांश था जिसको आपको पढ़ना था। ये भी हमारा अपठित पद्यांश था यानी आपकी पाठ्यपुस्तक से बाहर से लिया गया था। इसके अंदर भी टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे गए थे। पहला सवाल है, स्वदेशी का दीप जलाओ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। कवि ने बलिदान देने वालों के प्रति क्या भावना व्यक्त की थी? तो यहाँ पर होगा श्रद्धा और कृतज्ञता। कवि ने युवाओं को किस दिशा में जागृत होने का आह्वान किया है? तो यहाँ पर बच्चों अगर बात करें तो कवि ने युवाओं को देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और परिश्रम करने की दिशा में जागृत होने का आह्वान पेश किया है। परिश्रम की गंगा बहाओ अब पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि देश की प्रगति एवं स्वावलंबन के लिए सभी युवाओं को कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 से लगाकर 10 तक के जो भी प्रश्न है
वो सब आपको 20 शब्दों में आंसर करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर होगा काव्यात्मक रचना, काव्यात्मक भाषा, काव्यात्मक ध्वनि उपकरण, रस, गुण एवं उसके दोष। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसका माध्यम है। तो कहानी मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान देने, नैतिक एवं सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करने, कल्पनाशीलता एवं स्मृति कौशल को बढ़ाने का भी माध्यम है। यह विचारों की क्रमबद्धता शक्ति को बढ़ाती है। अगला है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। रिपोर्टर या संवाददाता, संपादक, स्तंभकार, फोटो पत्रकार, खोजी पत्रकार एवं एडवोकेसी पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 है समाचार लेखन की शैली बताइए। तो समाचार लेखन की मुख्य शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों क्या, कहां, कब, कौन, कैसे को लेख के आरंभ में रखा जाता है, फिर कम महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी जाती है। समाचार लेखन में सटीकता, संक्षिप्तता एवं स्पष्टता का भी ध्यान रखा जाता है। काव्य में सर्वमान्य गुण कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर 3 गुण है। सबसे पहले है माधुर्य, ओज और उसका प्रसाद। वर्णित छंद किसे कहते हैं। तो वर्णिक छंद वह छंद है जिसमें वर्णों की गणना के आधार पर काव्य रचना होती है। इसमें मात्राओं के बजाय वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित होता है। तो कविता एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 से 15 के विराम के कुल 31 वर्ण होते हैं। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 से लगाकर 20 तक के जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। तो पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ पर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म है 21 फरवरी 1899 में बंगाल के महिसादल रियासत में। योगदान की बात करते कवि है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, निबंधकार एवं आलोचक थे। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके लेखन में नव जागरण, राष्ट्रीयता, समाज सुधार, व्यक्तिगत चेतना का गहरा प्रभाव पड़ा था। अगला है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ पर है बच्चों इनका जो जन्म है 7 जुलाई 1883 को जयपुर में पितृक गांव गुलेर यानी हिमाचल प्रदेश के गांव के अंत में गुलेरी लगा है। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन एवं फ्रेंच सहित कई भाषाओं का ज्ञान था। इनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा और विज्ञान आदि में थी। अगला है वसंत आया कविता का मूल भाव लिखिए। तो वसंत आया कविता का मूल भाव मनुष्य की प्रकृति से टूटने का, रिश्ते का चिंता व्यक्त करता है। कवि दिखाता है कि लोगों का जीवन इतना व्यस्त और मशीनी हो गया है कि वे प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों जैसे वसंत के आगमन को तो देख पाते हैं, नहीं उसको अनुभव कर पाते हैं। रानी नागमती की आकांक्षा फाल्गुन मास में क्यों थी और क्यों। तो फाल्गुन मास में जो वीर वेदना की तीव्र होती है, रानी नागमती की आकांक्षा थी कि उनके प्रीतम रत्रसेन उनके पास लौट आए। वह चाहती थी कि उनके प्रीतम सूर्य रूपी शरीर को ताप चाहे ताकि वीर रूपी सदी कम हो जाए। हालांकि दहन देखकर उन्हें लगता था कि उनके शरीर में आग लग गई और वे चाहते थे कि उनके प्रीतम इस दुख के साथ रहे। लेखक का गांधी जी से प्रथम परिचय कब और किस प्रकार से हुआ था। तो लेखक का जो परिचय है बच्चों यहाँ पर पहली मुलाकात उनकी गांधी जी की 1942 में सेवाग्राम आश्रम में हुई थी। एक अन्य संदर्भ में गांधी जी की कांग्रेस अधिवेशन में पहली उपस्थिति कलकत्ता में 901 ईस्वी में हुई थी। आरती के समय हरिद्वार के परिवेश का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आरती के समय हरिद्वार के परिवेश का अत्यंत दिव्य एवं आध्यात्मिक होता है। हर की पौड़ी के ब्रह्मपुत्र घाट पर जहां गंगा की मुख्य धारा बहती है, हजारों भक्त एकत्रित होते हैं। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े अग्नि के दिए आरती करते हैं। मंदिरों में घंटियां बजती है और मंत्रों की गूंज हवा में तैरती है। लोग फूलों के साथ जलते हुए दीप में प्रवाहित होते हैं जिनसे प्रतिबिंब नहीं नदी काफी सुंदर लगता है। अगला है यहाँ पर कि सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था। तो बच्चों सूरदास धन संचय करके सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ काम करना चाहता था। वह लोगों की दानशीलता का पलता था, इसलिए अपनी संपत्ति को गुप्त रखना चाहता था ताकि उसके साथ इतना पैसा होने का आश्चर्य किसी को ना हो। विश्वनाथ टूट कटहा हो गई, इसका तात्पर्य क्या है। तो विश्वनाथ टूट कटहा हो गई, इसका तात्पर्य है कि विश्वनाथ को अपनी माँ का दूध पीने से वंचित कर दिया गया। जब उनका छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ का दूध छोटे भाई के लिए हो गया। विश्वनाथ को गाय का दूध पीना पड़ा। इसका मतलब है कि हिस्से का माँ का दूध कट गया तथा समाप्त हो गया था। 56 का काल इतिहास क्यों प्रसिद्ध है। तो 56 काल इतिहास में भयंकर काल के कारण प्रसिद्ध है। यह वर्ष 1899 से 1900 में पड़ा था। यह विशेष रूप से राजस्थान या थार में इतना गंभीर था कि लगभग 2.25 लाख लोगों की इससे मृत्यु हो गई थी। विभावना अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो विभावना अलंकार वह होता है जिसे कारण का न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है। उदाहरण बिनु पग चले, सुने बिनु पाना, कर बिनु कर्म और कनो ज्ञाना।
तो यहाँ पर है कि अर्थात बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के काम करना, यहाँ बिना कारण पैर हाथ के कार्य चलना सुनना काम करना हो रहा है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो आगे 21 से लगाकर जो 23 के प्रश्न हैं वो आपके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके अंदर आप 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और दोनों में से किसी एक को आपको करना था। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि घनानंद वियोग या विरह वेदना के कवि हैं। इस कथन को आपको क्या करना था, स्पष्ट करना था। तो चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। फिर इसके अलावा अथवा कथा विद्यापति के पदों के आधार पर नायक राधा की विरह वेदना अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर है घनानंद को हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर यानी प्रेम की पीड़ा के कवि के रूप में जाना जाता है। उनका काव्य वियोग श्रृंगार का प्रधान उदाहरण है, जहाँ प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल एवं आवेग में व्याकुल कर देने वाला व्यापक होता है। प्रेम की पीर घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान द्वारा ठुकरे जाने के बाद अपनी वास्तविक पीड़ा को अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उन्हें अन्य रीति कवियों के अलग बनाती है, जो अक्सर प्रेम के सारे पक्ष को दिखाती है। वीरे की मार्मिकता उनकी कविताओं में वीरे की पीड़ा, प्रिय ने मिलने की इच्छा और प्रेम की एक निर्ता का मार्मिक चित्रण मिलता है। स्वच्छंद अभिव्यक्ति में प्रेम की उस पीड़ा को आत्मा की आवाज सुनते हैं जो लौकिक प्रेम से शुरू होकर अलौकिक तक पहुंचती है। अनुभूति ने स्वयं का आकार बना लिया। अथवा है विद्यापति के पदों का। तो बच्चों यहाँ पर होगा विद्यापति के पदों में नायिका राधा की विरह वेदना अत्यंत तीव्र और मार्मिक है। कोयले की कूक और भैरों की झंकार जैसी प्राकृतिक ध्वनियां भी राधा को प्रीतम का स्मरण कराती है। उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। असहनीय दशा विरह की अग्नि में जलती राधा की दशा इतनी खराब हो जाती है कि वे अपने कानों को बंद कर लेती है, क्योंकि वे ध्वनियां असहनीय लगती है। मिलन के आज इसके बावजूद उनके पदों में प्रेम की सच्चाई गहराई के साथ प्रीतम से मिलने की तीव्र लालसा और आशा दिखाई देती है। अगला सवाल था असद वजाहत की शेर लघु कथा के लिए लिंक्ड वाक्य लिखिए। सवदिया कहानी के मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इस शेर लघु कथा में सत्ता के लालच, आम आदमी के शोषण का गहरा व्यंग्य किया गया है। सत्ता का प्रतीक कहानी में शेर सत्ता का प्रभावशाली वर्ग का वर्तिक है, जो विभिन्न प्रकार के लालच लेकर आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। शोषण का तरीका वह वर्ग धोखे में डालकर आम आदमी की सारी मेहनत और उत्पाद को हड़प कर लेता है। लघु आजादी के बाद किसानों की बदलती और प्रभावशाली वर्ग का शोषण की इशारा और करता है। अगला है समधिया कहानी के मूल भावना। फणीश्वरनाथ रेणु की समधिया कहानी की मूल संवेदना आधुनिक समय के मानवीय संबंधों में आर्थिक गिरावट और संचार माध्यमों के बदलते लुप्त होती परंपरा को दर्शाया गया है। मानवीय संवेदना यह कहानी बड़ी बहुरिया के अकेलेपन, उपेक्षा और कष्ट भरे जीवन को उजागर करती है, जो हरगोविंद समधिया के माध्यम से अपनी मां को संदेश भेजना चाहती थी। हरगोविंद का अपराध बोध एवं अंत में बड़ी बहुरिया की जिम्मेदारी लेना मानवीय सहानुभूति और संबंधों की ताकत को दिखाता है। बदलती भूमिका कहानी यह है कि गांव-गांव में डाकर घूमने एवं आधुनिक संचार माध्यमों के कारण समधिया जैसे पारंपरिक सेविकाओं की भूमिका अप्रासंगिक हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर जो 23 है, जिसके अंदर हमें बोला गया कि बिस्कोहर की माटी पाठ के माध्यम से हमें गांव के बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है। अथवा है सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषता का वर्णन करना है। तो पहला है बिस्कोहर की माटी पाठ के माध्यम से हमें गांव के प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। प्रकृति में संबंध पाठ गांव के लोगों के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके घनिष्ठ संबंध को दर्शाता, जैसे कमल, कोया, सिंगाड़े आदि का वर्णन किया गया है। बचपन की यादें लेखक बचपन की यादें के माध्यम से गांव के परिवेश और वहां के जीवन के प्रति गहरे लगाव का पता चलता है। व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्कृति और जीवन माटी का अर्थ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पूरे गांव का पूरा परिवेश है, वहां की संस्कृति जिसमें लोगों का रहन सहन, परंपराएं एवं प्रकृति के साथ तालमेल शामिल है। अथवा है सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं मिलती है। धैर्य और सहनशीलता झोपड़ी जल जाने, पैसे चोरी हो जाने और विपत्तियों के बावजूद सूरदास शांत रहते, किसी को दोषी नहीं ठहराते और चुपचाप सब सह लेते हैं। आशावाद एवं आत्मविश्वास झोपड़ी के राख हो जाने के बाद भी वे निराश नहीं होते हैं। विजय पर मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचते हैं। ये दिखाते हैं कि उसे जीवन में कई बार नहीं माना जाता। परिश्रमी और स्वावलंबी वे अपनी आजीविका के दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि अपने श्रम से कमाते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर और स्वाभिमान दर्शाता है। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको एक गद्यांश दिया गया था जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको पढ़ लें दोनों को, उसके बाद हम इनके आंसर देख लेते हैं कि व्याख्या क्या होगी। तो पहला है ये गद्यांश विकास और औद्योगिकरण के कारण होने वाले विस्थापन और स्थायी प्रभावों का प्रकाश डालता है। ये विस्थापन को एक आधुनिक त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करता है और प्राकृतिक आपदाओं की तुलना करता है। लेखक कहता है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लोग अपनी जमीन और घरों को उजाड़ देते हैं। आधुनिक भारत के लिए नए शरणार्थी उन्हें हमेशा के लिए मूल स्थान से निष्कासित कर देते हैं।
प्रकृति और इतिहास में अंतर। लेखक प्रकृति और इतिहास के बारे में विस्थापन के बीच एक गहरा अंतर बताता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग कुछ समय के लिए घर छोड़ते हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होकर वापस लौट आते हैं। विकास का स्थायी विस्थापन, किंतु अब जो विकास के नाम पर इतिहास लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ता है, वे फिर कहीं अपने घर नहीं लौट पाते। आधुनिक औद्योगिकरण केवल मनुष्य को ही विस्थापित नहीं करता, बल्कि पूरे परिवेश और आवास स्थल को भी नष्ट कर देता है। विशेष की बात करें, इस गद्यांश में विकास की कीमत पर होने वाले मानवीय विस्थापन की मानविक पीड़ा और प्रकृति मानविक निर्मित आपदाओं के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। अथवा कथा इस गद्यांश में छोटे लेकिन शानदार पेड़ों का वर्णन है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीते हैं। यह उनके जीवन जीने की अद्भुत जिजीविषा को दर्शाता है। व्याख्या उन नहीं छोटे कद के लेकिन शानदार दिखने वाले पेड़ों को देखकर आश्चर्यचकित है, जो गर्मी की भयंकर मार और भूख प्यास के निरंतर चोट सहकर भी न केवल जीवित बल्कि हंस भी रहे हैं। भैया या मस्त मोला। लेखक प्रश्न करता है कि ये भैया बेशर्म जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मस्त मोला जो अपनी धुन में रहने वाले हैं। गहरी जड़ें। उत्तर में वह स्वयं कहता है कि जो लोग ऊपर के भैया या कठोर दिखते हैं, उनकी जड़ें वास्तव में गहरी होती वे पेड़ की चट्टानों की छाती फाड़कर न जाने जमीन के किस अतल या तल में शोषण के खींच लाते हैं। इस गद्यांश में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की प्रेरणा और ऊपरी दिखाव के पीछे छिपी गहराई एवं मजबूती का वर्णन है। ये मनुष्य की जिजीविषा का भी प्रतीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर एक और पद्यांश दिया गया था जिसकी आपको व्याख्या करनी थी, जिसको बच्चों देखो यहाँ पर दोनों आप एक बार पढ़ लें, हम सीधी इनकी व्याख्या देखेंगे। पहला है, ये पद्यांश हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की कविता दिशा से लिए गए हैं। इस कविता में कवि बाल मनोविज्ञान एवं जीवन के सापेक्ष सिद्धांत का चित्रण करते हैं। कवि एक स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हुए बच्चे को पूछते हैं कि हिमालय किस दिशा में है। बच्चा हिमालय की भौगोलिक स्थिति में अनभिज्ञ यथार्थ को अपने खेल के रूप में देखता है। बाल सुलभ का उत्तर। बच्चा अपनी पतंग की इशारा करते हुए कहता है, इधर उधर दिशा में मेरे पतंग उड़ रही है। बच्चे के इस सरल और सहज उत्तर को सुनकर कवि को पहली बार यह एहसास हुआ कि हिमालय की दिशा हर व्यक्ति के अपने अनुभव और दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यथार्थ में उसकी व्यक्ति पूरक बताता है। इस कविता में बाल सुलभ सरलता है जीवन के प्रति व्यक्ति पूरक दृष्टिकोण कवि के अपने ज्ञान की सीमा का बोध कराया था। अथवा है, ये पद्यांश भक्ति या रीतिकाल के इतिहास से ले गए हैं। यहाँ पद्माकर या गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हो सकता है। ये राम के वनवास से ले जाने के बाद माता कौशल्या के वीर वेदना का मार्मिक चित्रण है, जो अपने पुत्र को वापस बुला रही है। माता कौशल्या अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहती है, राघव एक बार फिर वापस आ जाओ। वह कहती है कि वापस आकर अपने इस बेहतरीन घोड़े को देख लो और भले ही वह कोई चला जाए। मार्मिक विलाप। वह अत्यंत दुखी होती है जिन घोड़ों को अपनी कमल रूपी हाथों से बार बार पिघलाया सहलाया जाता है। अपने प्यार से उन्हें पूरी तरह से कैसे भुला दिया जाता है। घोड़ों के बहाने राम की याद में विलाप कर रही है। इस पद्यांश में पुत्र वियोग की माँ की एक ऐसे पीड़ा, वात्सल्य रस और वीर की मार्मिकता का हास्यस्पर्शी चित्रण किया गया है। तो ये बच्चों कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का पेपर आज यानी 2 दिसंबर को आपको जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसकी जितने भी प्रश्न आपको इस पेपर के अंदर पूछे गए थे, सभी का हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों कुछ दिनों बाद 5-7 दिन बाद हम इसकी जो भी डेस्क वर्क है, जितने भी है कक्षा 12 की सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।